हेलो स्टूडेंट्स, बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कल के वीडियो में हमने टाइप कॉम्पेटिबिलिटी के बारे में जाना था, जिसमें हमने इम्प्लिसिट स्वतः टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट स्वतः बाह्य टाइप कन्वर्जन के बारे में पढ़ा था और उसका प्रोग्राम भी हमने बनाकर देखा था। मैं आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियो अच्छे से देखा था और उसकी प्रैक्टिस भी की थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CPP ऑपरेटर्स के बारे में और कुछ एक्सप्रेशंस एंड उसके प्रकार के बारे में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर CPP ऑपरेटर्स के अंदर वैसे तो अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, इस टाइप के ऑपरेटर भी होते हैं जो आपने सी में पढ़ रखे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ CPP स्पेसिफिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इंसर्शन ऑपरेटर, जिसको आप अपने सी आउट स्टेटमेंट के साथ में उपयोग लेते हो, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जिसको आप सी इन स्टेटमेंट के साथ में उपयोग लेते हो, और एक है स्कोप रेड्यूशन ऑपरेटर, इसके बारे में और कुछ एक्सप्रेशंस के बारे में। तो चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। हम फर्स्ट ऑपरेटर है हमारा C++ स्पेसिफिक ऑपरेटर, इंसर्शन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को आप अपने सी आउट स्टेटमेंट के साथ में उपयोग करते हो। चलिए देख लेते हैं इसको। इंसर्शन ऑपरेटर को सी आउट के साथ उपयोग किया जाता है। इनको वेरिएबल के साथ एक ही स्टेटमेंट में अनेक बार उपयोग किया जा सकता है। जब भी हमको एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करवाना होता है या उनके साथ में स्ट्रिंग को प्रिंट करना होता है, तो हम एक ही स्टेटमेंट के अंदर एक से ज़्यादा बार इस ऑपरेटर का उपयोग कर करके उन सभी वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। इंसर्शन ऑपरेटर के साथ एंड एल का उपयोग किया जाता है। एंड एल स्टूडेंट्स किसी भी लाइन को एंड करने के काम आता है, मतलब जिस लाइन में आप काम कर रहे हो उस लाइन को एंड करने के लिए आप इसका यूज़ करते हो, एंड एल का उपयोग करते हो। ये लाइन के आखिर में इस्तेमाल होता है, मतलब जहाँ पर भी हमको लाइन समाप्त करनी होती है वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसका यूज़ भी हम किस साथ करते हैं? इंसर्शन ऑपरेटर के साथ में। अब इसका एक एग्जांपल आपको दिखाऊं मैं। देखिए, एक लाइन का एक सिंपल सा कोड है जिसमें मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड, मतलब क्या हो रहा है, और साथ में उसके लिखा है मैंने एंड एल। अब जैसे ही ये सी आउट स्टेटमेंट, ये हमारा इंसर्शन ऑपरेटर, ये हमारा इंसर्शन ऑपरेटर, इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने 2 बार इंसर्शन ऑपरेटर का उपयोग किया है। आप चाहो तो 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी बार आप इसका उपयोग कर सकते हो। अब इस स्टेटमेंट के अंदर पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा और उसके बाद में वो लाइन एंड हो जाएगी। जो अगला स्टेटमेंट है वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये इस ऑपरेटर का उपयोग हम करते हैं सी इन स्टेटमेंट के साथ में। सेम चीज़ है इंसर्शन की तरह ही कि इस ऑपरेटर का उपयोग भी हम एक ही स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा बार कर सकते हैं। अगर हमें यूजर से वैल्यू लेनी है, हमें एक साथ एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की वैल्यू को यूजर से लेना है, तो हम इस सी इन स्टेटमेंट के साथ में इस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। इसका भी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये देखिए, वॉइड मेन, यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए और बी, जो कि इंटीजर टाइप के। सी आउट एंटर 2 वैल्यूज़, ये मैंने सिंपल इंसर्शन ऑपरेटर का उपयोग किया सी आउट के साथ में और एंड कर दिया। अब यहाँ पर सी इन के अंदर मैं ए और बी की वैल्यू किससे ले रहा हूँ? यूजर से। स्टूडेंट्स, जब आपने सी में पढ़ा था, सी में जब आप स्कैनएफ फंक्शन का उपयोग करते थे वैल्यू को यूजर से लेने के लिए, तब आप हर वेरिएबल के साथ में कंट्रोल स्ट्रिंग जैसे कि %f, %c, %d इनका उपयोग करते थे। लेकिन C++ में जब भी आप यूजर से वैल्यू लोगे तो आपको इन किसी भी कंट्रोल स्ट्रिंग का उपयोग नहीं करना है। आप सिंपली सी इन स्टेटमेंट के साथ में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का उपयोग करोगे और जिस भी वेरिएबल की वैल्यू आपको यूजर से लेनी है उसका नाम पुट कर दोगे। इसी प्रकार इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने ए और बी की वैल्यू को यूजर से लिया है, तो मैंने यहाँ पे 2 बार एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का उपयोग किया है। आगे हमने सिंपल वैल्यू ऑफ ए जो भी चीज़ को प्रिंट करवा दिया और वैल्यू ऑफ बी को प्रिंट करवा दिया।
तो इस वीडियो में, इस एग्जाम्पल में हमने ये इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के बारे में अब तक जाना है। अब हम एक और ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसका यूज़ हम C++ में कई बार करेंगे, तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। वैसे तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर दो प्रकार से यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी हम इसको सिर्फ एक ही प्रकार को देखेंगे। दूसरा प्रकार हम तब देखेंगे जब हम क्लास को पढ़ेंगे। एक होता है इसका एक टाइप इसका होता है किसी भी वेरिएबल के ग्लोबल वर्जन को उपयोग करने के लिए, और एक होता है इसका क्लास के मेंबर को क्लास के बाहर एक्सेस करने के लिए। जब हम क्लास पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि किस प्रकार स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का उपयोग करके क्लास के मेंबर को क्लास के बाहर एक्सेस किया जाता है। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल के ग्लोबल वर्जन के लिए। जब वेरिएबल का नाम समान होता है तथा जिन्हें अलग अलग कई ब्लॉक में डिफाइन किया गया हो, तब वेरिएबल के ग्लोबल वर्जन को एक्सेस करने के लिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। क्या मतलब है इसका? यहाँ लाइन क्या बोल रहा हूँ मैं कि जब वेरिएबल का क्या होता है, नाम समान होता है। माना कि कोई वेरिएबल है आपका P नाम का, अब वो P नाम का वेरिएबल आपका कई जगह इस्तेमाल हुआ है, तो उसके ग्लोबल वर्जन को जब अगर आपको यूज़ करना होगा तो आप इसका यूज़ करोगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का। इसका हम प्रोग्राम बनाकर भी देखेंगे। अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम बनाया है हैज़ इंक्लूड iostream.h, और मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर a, जिसकी वैल्यू है 30। मतलब कि इस इंटीजर a की वैल्यू कितनी है? 30। फिर मैंने बनाया है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में वापस मैंने इंटीजर a नाम का वेरिएबल लिया है। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल भी a नाम का ही है और मेरा लोकल वेरिएबल ये भी a नाम का ही है। ग्लोबल वेरिएबल में a में 30 है और लोकल वेरिएबल में a में 50 है। अब अगर मैं a की वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ इस तरीके से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? और जब दूसरी बार मैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ में a की वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ तब क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, जब मैं नॉर्मल तरीके से a की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा तब मेरा जो लोकल वैल्यू है वो प्रिंट होगी। ठीक है, तो a में क्या जाएगा? 50। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का उपयोग वेरिएबल के ग्लोबल वर्जन को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने a के साथ में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया है, तो जो a की जो ग्लोबल वेरिएबल वाली वैल्यू है a = 30, ये प्रिंट होगी। क्या होगी? ये वाली। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल में क्या होगी? इस तरीके से अगर प्रिंट करेंगे तो क्या होगी? मेरे लोकल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। और इस तरीके से स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ में प्रिंट करवाएंगे तो कौन सी होगी? ग्लोबल वेरिएबल की। स्टूडेंट्स, ऐसा तभी होगा जब हमारे वेरिएबल के नेम सेम होंगे। अगर वेरिएबल के नेम अलग अलग होंगे तब तो जो वैल्यू है वही प्रिंट होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका अब हम एक प्रोग्राम बनाकर भी देख लेते हैं कि किस प्रकार इसको उपयोग करते हैं, और बाद में मैं आपकी बुक में जो प्रोग्राम बनाया हुआ है उसको बनाकर भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको वो प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा जो मैंने अभी एग्जाम्पल के अंदर बनाया था। उसके बाद में बनाऊंगा आपकी बुक वाला प्रोग्राम। तो चलिए देखते हैं। मैं सबसे पहले हेडर फाइल ऐड कर देता हूँ, इंक्लूड iostream.h। एक देता हूँ मैं कंसोल के लिए, include conio.h। अब मैं एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ a = 30, जैसा कि मैंने वीडियो में किया था। इसका टाइप क्या होगा? इंटीजर। अब मेन फंक्शन बनाता हूँ। इसके अंदर मैं एक लोकल वेरिएबल बना रहा हूँ इंटीजर a नाम का, a = 50, और इनकी वैल्यू को मैं प्रिंट करवाता हूँ। cout लिखते हैं a = और प्रिंट कराता हूँ a की वैल्यू। लास्ट में लिखता हूँ मैं एंड l। दोबारा से प्रिंट कराऊंगा cout
ए की वैल्यू और मैंने प्रिंट कर दी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और ए की वैल्यू। ठीक है, चलिए देखें गेट सी एच, हमारा प्रोग्राम फिनिश। इसको अब रन करवा देता हूँ मैं। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ए है उसमें ए की वैल्यू प्रिंट हुई 50 और सेकंड में हुई 30। आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसके आगे मैं एक बार लगा देता हूँ ताकि पता चल जाए कि ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर वाले की वैल्यू है। अब देखिए एक बार इसको CLR भी लगा देते हैं स्क्रीन क्लियर करने के लिए, CLR SCR, जिससे हमारी स्क्रीन क्या हो जाएगी, क्लियर। कंट्रोल F9। देखिए फर्स्ट ए में क्या की वैल्यू हमारी 50 और जो जिसके साथ हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर उपयोग किया था वहाँ पर ए की वैल्यू क्या गई हमारी 30। ठीक है, अब मैं आपको एक बार आपकी जो बुक में प्रोग्राम दिया हुआ है उस प्रोग्राम को भी बनाकर दिखा देता हूँ, क्योंकि उसमें कई सारे ब्लॉक हैं। आपको समझा देता हूँ कि ब्लॉक में किस प्रकार हम काम करते हैं। x = 10, फिर एक आपका लोकल वेरिएबल है x नाम का, इसके अंदर वैल्यू है 20। ओके, अब आपकी बुक में क्या हुआ है कि इन्होंने एक इनर ब्लॉक बनाया है। इनर ब्लॉक में इन्होंने क्या किया है, दोबारा से प्रिंट कर दिया पहले सी आउट। ये हमारा कौन सा है, इनर ब्लॉक, इनर ब्लॉक। इसको मैं आप प्रोग्राम बना दूं एक बार, एंड एल। इस ब्लॉक के अंदर में दोबारा से एक्स ले रहा हूं मैं, इंटीजर x = 30। ठीक है, और अब मैं x की वैल्यू को प्रिंट करूंगा, सी आउट x = जो भी है प्रिंट कर दिया मैंने x की वैल्यू, और लास्ट में लगा दिया मैंने एंड एल। चलिए विद्यार्थियों, आप एंड एल की जगह /n भी यूज कर सकते हो, जैसा कि आप सी में करते थे। यहाँ पर CPP में एंड एल और /n दोनों काम आता है। अब यहाँ पर बता रहा हूँ मैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में। मैंने x की लगा दिया एंड एल। बाकी वाला मैं क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ इसको साफ। CLR SCR, इसको मैं साफ कर दूं। पहले आपको मैं इनर ब्लॉक का बताता हूँ, बाद में बताऊंगा आपको आउटर ब्लॉक का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा इनर ब्लॉक है। इसके अंदर x की वैल्यू कितनी है, 30, और ये हमारा आउटर ब्लॉक, इसके अंदर x की वैल्यू कितनी है, 20, और ये हमारा है ग्लोबल वेरिएबल जिसमें x की वैल्यू कितनी है, 10। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करवाऊंगा तो इस x में वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये इस फंक्शन के लिए क्या है, मेन फंक्शन की लोकल वैल्यू है, ये हमारी ग्लोबल वैल्यू है, लेकिन ये भी एक लोकल वैल्यू है, लेकिन जो कि इस ब्लॉक के अंदर बनी हुई है, इस ब्लॉक से लेकर के इस ब्लॉक तक के अंदर बनी हुई है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 20 प्रिंट नहीं होगी, कितनी प्रिंट होगी, 30, क्योंकि ये जो सिंपल तरीके से अगर हम x की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो हमेशा जो लास्ट वैल्यू होती है उसको प्रिंट करेगा। तो इस ब्लॉक के अंदर x की वैल्यू कितनी है, 30, तो यहाँ x में क्या प्रिंट होगा, 30, और जो ग्लोबल वेरिएबल है यहाँ, सॉरी हमने एक बार इसको ऑपरेटिंग लगाया, तो यहाँ पर जब x की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगी मेरी, 10, क्योंकि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमेशा वेरिएबल के ग्लोबल वर्जन को एक्सेस करता है। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करवा कर देखते हैं। आप देख सकते हैं इनर ब्लॉक के अंदर x के अंदर पहली बार प्रिंट हुआ 30 और दूसरा प्रिंट हुआ 10। ओके, यहाँ पर 30 था और यहाँ पर क्या था, 10। ये तो हमेशा क्या यूज लेगा, वेरिएबल के ग्लोबल वर्जन को ही उपयोग में लेगा। अब हम देखते हैं आउटर ब्लॉक के बारे में। प्रिंट कर दूं आउटर ब्लॉक, सी आउट
आउटर मतलब बाहरी वाला, बाहर का ब्लॉक। यहाँ पर आप स्लैश एन जैसे मतलब स्लैश एन का भी उपयोग कर सकते हो इस प्रकार से, डबल कोट्स के अंदर बैकस्लैश एन। मैं आपको दोनों ही बता रहा हूँ, एंड एल और स्लैश एन, जैसे कि आप सी में करते थे। आप इसका भी उपयोग कर सकते हो और इसका भी उपयोग कर सकते हो, दोनों का ही मतलब होता है न्यू लाइन में जाना। अब मैं सिंपल एक्स की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, सी आउट एक्स इक्वल टू, और हमने प्रिंट करवा दी एक्स की वैल्यू, सी आउट, और यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ मैं ग्लोबल वर्जन की, एक्स इक्वल टू एक्स। हैंडल लगा दूँ जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने ये जो आपकी प्रोग्राम है, ये आपकी प्रोग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, आपकी बुक वाला प्रोग्राम मैंने इसको बनाया है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर दो ब्लॉक है, एक तो ये वाला ब्लॉक है जिसको हम बोल रहे हैं इनर ब्लॉक, और एक ये ब्लॉक है आउटर ब्लॉक। अभी मैंने आपको बताया इनर ब्लॉक के बारे में। इनर ब्लॉक के अंदर मैंने एक्स वैल्यू कितनी ली थी 30, तो यहाँ पर एक्स वैल्यू कितनी प्रिंट हुई थी 30, और ग्लोबल वर्जन में कितनी प्रिंट हुई थी 10। अब ये आउटर ब्लॉक है, इस आउटर ब्लॉक के अंदर ये इनर ब्लॉक वाली वैल्यू एक्स की वैल्यू 30 नहीं है, इसमें एक्स की वैल्यू क्या है 20, और ग्लोबल वैल्यू क्या प्रिंट होगी हमारी 10, क्योंकि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा रखा है यहाँ पे, तो ये तो ग्लोबल वर्जन को ही एक्सेस करेगा, चाहे इसका इनर ब्लॉक में लगाओ या आउटर ब्लॉक में लगाओ। ग्लोबल वैल्यू हमारी 10 है तो 10 ही प्रिंट होगी, लेकिन यहाँ पर इनर ब्लॉक के अंदर एक्स वैल्यू 30 थी तो इसलिए यहाँ 30 प्रिंट हुई, और आउटर ब्लॉक के अंदर एक्स की वैल्यू कितनी 20, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हुई हमारी 20। देखिए एक बार प्रोग्राम रन करवा कर देखता हूँ। देखिए इनर ब्लॉक में एक्स की वैल्यू कितनी प्रिंट हुई 30, आउटर ब्लॉक में एक्स वैल्यू कितनी प्रिंट हुई 10, सॉरी ग्लोबल जो इसकी वैल्यू थी वो कितनी थी 10, आउटर ब्लॉक के अंदर एक्स वैल्यू 20 और ग्लोबल वैल्यू थी जो 10 ही थी। ओके स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब हम आगे देखते हैं एक्सप्रेशंस के बारे में। स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन का उपयोग आप अपने प्रोग्राम के अंदर जरूर करते हो, जैसे कि मैंने लिखा c इक्वल टू a प्लस बी, तो ये भी हमारा क्या हो गया एक्सप्रेशन, जिसके अंदर हमने किसका यूज़ किया ऑपरेटर का और वेरिएबल का और कांस्टेंट का। तो एक्सप्रेशन क्या होगा, एक एक्सप्रेशन वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से हम एक एक्सप्रेशन को बनाते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा a इक्वल टू a प्लस बी, तो यहाँ पर सॉरी c इक्वल टू a प्लस बी, तो यहाँ पर c, a और b क्या हो गया हमारे वेरिएबल, इक्वल टू और प्लस ये क्या हो गया हमारा ऑपरेटर। अगर कांस्टेंट वैल्यू हो तो वो भी हमारे एक्सप्रेशन के अंदर हो सकती है, जैसे कि पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, जिसको हमने कांस्टेंट बना रखा है, तो 22/7 आर, तो आर हो गया हमारा वेरिएबल, 22/7 जो पाई है, पाई हो गया कांस्टेंट वैल्यू, इसके साथ में जो भी हम मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे इक्वल टू का साइन लगाएंगे वो क्या हो गया हमारे ऑपरेटर। तो एक एक्सप्रेशन वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है जो भाषा के नियमानुसार गणना करते हैं। लैंग्वेज के अनुसार वो क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, और उसी के अनुसार वो गणना करते हैं। एक्सप्रेशन निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका इंटीग्रल कांस्टेंट एक्सप्रेशन, उसके बाद में इंटीग्रल फ्लोट एक्सप्रेशन, रिलेशनल ऑपरेटर ऑफ एक्सप्रेशंस, लॉजिकल एक्सप्रेशंस, पॉइंटर्स एक्सप्रेशन और बिटवाइज एक्सप्रेशन। कांस्टेंट एक्सप्रेशंस के अंदर हम कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, इंटीग्रल्स एक्सप्रेशन जो कि आपको पूर्णांक मान देते हैं, इंटीजर मान देते हैं, फ्लोट एक्सप्रेशन जो फ्लोट परिणाम देते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन जिनके अंदर हम रिलेशनल ऑपरेटर जैसे कि आपका ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू इनका उपयोग करते हो, लॉजिकल एक्सप्रेशन जिनके अंदर आप लॉजिकल और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट का उपयोग करते हो, पॉइंटर एक्सप्रेशन जिसके अंदर आप पॉइंटर का उपयोग करते हो, बिटवाइज एक्सप्रेशन जिसके जो आप बिट लेवल के ऊपर करते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स इन सभी एक्सप्रेशंस को एक एक कर करके देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा कांस्टेंट एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन जिसमें केवल कांस्टेंट वैल्यू होती हैं। देखो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती हैं, कांस्टेंट वैल्यूज वो वैल्यू होती हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, जो फिक्स होती हैं।
जैसे मैं किसी भी नंबर की बात करता हूँ, नंबर से पहले आपको बताऊँ मैं वेरिएबल्स के बारे में। अगर मैं बात करूँ वेरिएबल, कोई मेरा वेरिएबल है ए नाम का, उस वेरिएबल ए नाम की वेरिएबल क्या वैल्यू स्टोर होगी, उसके अंदर उसकी रेंज के अनुसार, जो इंटीजर की रेंज होती है उसके अनुसार कोई भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। आप उसके अंदर 10 स्टोर कर दो, आप उसमें 20 स्टोर कर दो या 40 स्टोर कर दो, मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं है। लेकिन कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी जो क्या होते हैं फिक्स होते हैं। अब कोई भी नंबर की बात करूँ मैं, जैसे कि मैंने बात की नंबर की, माना कि नंबर हो गया मेरा 10, तो 10 एक जो नंबर है वो 10 अपने आप में फिक्स है कि वो 10 ही रहेगा। तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक कांस्टेंट नंबर होते हैं। उसी प्रकार अगर कैरेक्टर की बात करूँ, जिसको मैं सिंगल कोट्स के अंदर लिखता हूँ, कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं, तो सिंगल कोट्स में अगर मैंने किसी कैरेक्टर को लिखा है तो कैरेक्टर भी अपने आप में क्या है, एक कांस्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, तो जिन भी हम एक्सप्रेशंस के अंदर कांस्टेंट्स का यूज लेंगे वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएंगे, हमारे कांस्टेंट एक्सप्रेशन। आप एग्जांपल में देखिए, यहाँ मैंने नंबर्स का यूज किया है, 5 × 10 माइनस 6.7 प्लस 50, यहाँ सभी नंबर्स का उपयोग किया। तो नंबर सारे कैसे होते हैं, कांस्टेंट। तो ये कैसा है, एक एग्जांपल है कांस्टेंट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रल एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन जो स्वतः और बाह्य कन्वर्जन के बाद आउटपुट में इंटीजर परिणाम देते हैं। मतलब कि वो एक्सप्रेशन जिनको आप किसी भी प्रकार से कन्वर्ट करो वो हमें उनका रिजल्ट हमेशा इंटीजर में ही रहेगा। तो वो एक्सप्रेशन हमारे कहलाते हैं इंटीग्रल एक्सप्रेशन। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने लिखा 6 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। अब यहाँ पर x और y मैंने क्या लिए हैं, वेरिएबल लिए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर x और y इंटीजर वेरिएबल है। कैसे हैं, इंटीजर वेरिएबल हैं। तो जो अगर x भी इंटीजर है तो इसके अंदर वैल्यू भी इंटीजर की होगी, y इंटीजर है तो इसमें भी वैल्यू इंटीजर की होगी। तो ये एक्सप्रेशन कैसा बन गया हमारा, इंटीजर एक्सप्रेशन। इसका जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, पूर्णांक मान में, इंटीजर में ही आएगा। अगला है 10 प्लस इंट 5.0। अब यहाँ पर 5.0 जो आप देख रहे हो वैल्यू, ये कैसी वैल्यू है, फ्लोट, क्योंकि पॉइंटों में पॉइंट की वैल्यू कभी इंटीजर में होती नहीं है। लेकिन इसको हमने क्या कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया। मतलब कि इसका क्या हो गया, बाह्य कन्वर्जन हो गया, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो गया। तो ये वैल्यू भी क्या होगी हमारी, ये कैसी हो गई, ये एक्सप्लोट वैल्यू भी कैसी हो गई, इंटीजर वैल्यू हो गई। तो ये हो गया 10 प्लस 5, तो कैसी हो गई ये 15। तो ये भी कैसा एक्सप्रेशन है हमारा, इंटीग्रल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है हमारा फ्लोट एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन जो स्वतः और बाह्य कन्वर्जन के बाद आउटपुट में फ्लोट टाइप परिणाम देते हैं। तो ये कैसा, तो वो एक्सप्रेशन कैसे होंगे, फ्लोट। जैसे कि मैंने a प्लस बी, यहाँ पर a और b फ्लोट वेरिएबल है, मतलब a में भी कोई पॉइंट वाली वैल्यू है, b में भी कोई पॉइंट वाली वैल्यू है, तो इनका जो रिजल्ट होगा वो भी किस में निकलेगा, पॉइंट्स के अंदर निकलेगा। यहाँ पर मैंने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करवाया है, जो 10 में इंटीजर वैल्यू थी उसको फ्लोट पे कन्वर्ट कर दिया। तो ये 45 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना हो गया 450, फ्लोट में कन्वर्ट किया है तो 0.0 लग जाएगा, तो मतलब वैल्यू किस में आ जाएगी, पॉइंट्स में आ जाएगी। तो ये भी हमारा एक्सप्रेशन कैसा कहलाएगा, फ्लोट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है हमारा पॉइंटर एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन जो परिणाम में एड्रेस वैल्यू देते हैं। आप सब जानते हैं कि पॉइंटर किसी भी नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो जो भी जिस भी एक्सप्रेशन के अंदर मैं पॉइंटर का उपयोग करूंगा वो सभी एक्सप्रेशन कैसे होंगे, पॉइंटर एक्सप्रेशन। और जो पॉइंटर को आप जानते हो कि वो एड्रेस वैल्यू को ही देते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखिए x = 10, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कितनी है 10। एक मैंने बनाया ptr नाम का पॉइंटर वेरिएबल। अब इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर मैंने x की वैल्यू को स्टोर नहीं किया है, मैंने x के एड्रेस को स्टोर किया है। मतलब कि इसने क्या परिणाम दिया, एड्रेस के रूप में परिणाम दिया। तो ये एक्सप्रेशन मेरा कैसा है, पॉइंटर एक्सप्रेशन। अगला है मेरा रिलेशनल एक्सप्रेशन। देखो रिलेशनल एक्सप्रेशन के अंदर आप हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर का उपयोग करोगे। रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो इन सभी ऑपरेटर्स का उपयोग आप जिन भी एक्सप्रेशंस के अंदर करोगे वो सारे एक्सप्रेशन कहलाएंगे हमारे रिलेशनल एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन जो बुलियन टाइप का परिणाम देते हैं, बुलियन टाइप मतलब ट्रू या फॉल्स में। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करूँ a ग्रेटर देन इक्वल टू b, अगर a b से ग्रेटर देन या इक्वल टू हुआ तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ट्रू। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या निकल जाएगा, फॉल्स। मतलब कि इनका जो इन सभी एक्सप्रेशंस का जो परिणाम होगा वो किसमें होगा, ट्रू या फॉल्स में होता है। अब ये इसमें एग्जांपल ले लिए a = b, अगर a b के इक्वल हुआ देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। x लेस देन y, अगर x लेस देन y है तब तो ट्रू,
अदरवाइज फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे लॉजिकल एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन जो दो या दो से अधिक रिलेशनल एक्सप्रेशन को जोड़ने के पश्चात बुलियन टाइप परिणाम देते हैं। आपने इफ कंडीशन लगाई होगी, आपने इफ कंडीशन के अंदर प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल एंड, लॉजिकल और ऑपरेटर का उपयोग किया है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो मेरा ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ये भी एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में हमने एक लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, एक और होता है लॉजिकल नॉट। इन लॉजिकल और लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट का इस्तेमाल जब हम रिलेशनल एक्सप्रेशन के साथ में करते हैं तो वो एक्सप्रेशन कैसे कहलाएंगे, हमारे लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब यहाँ आप देखिए, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है, ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ये भी एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, इसके साथ हमने यूज़ किया लॉजिकल एंड, तो ये कैसा एक्सप्रेशन हो गया, लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसी प्रकार यहाँ पर हमने यूज़ किया है। एंड की कंडीशन क्या होती है कि दोनों, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब ये ट्रू होगा, और में क्या होता है, दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए तो ये एक्सप्रेशन हमारा ट्रू रिजल्ट देगा। तो इनका परिणाम भी किसमें होता है, ट्रू या फॉल्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारा बिटवाइज एक्सप्रेशन। बिटवाइज एक्सप्रेशन में मतलब कि देखो, जब भी हम बिट लेवल के ऊपर डेटा के साथ किसी भी प्रकार की मैनिपुलेशन करते हैं तब हम उस एक्सप्रेशन को लिखते हैं बिटवाइज एक्सप्रेशन, जिसके अंदर हम बिटवाइज ऑपरेटर्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि बिटवाइज और, बिटवाइज एंड, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, इन सभी ऑपरेटर्स का उपयोग हम इस टाइप के एक्सप्रेशंस के अंदर करते हैं। वो एक्सप्रेशन जिनको बिट स्तर पर डेटा मैनिपुलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है उनको कहते हैं हम बिटवाइज एक्सप्रेशन। जैसे कि ये यहाँ पर मैंने लगाया लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, मतलब कि जो भी बी की जो वैल्यू होगी उसको बिट लेवल पर 2 से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देगा, मतलब बिट को, ये 2 बिट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देगा। ये हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर, तो ये एक्स की वैल्यू को बिट लेवल पर एक वैल्यू को राइट में शिफ्ट कर देगा। तो ये जो हमारे होते हैं बिटवाइज एक्सप्रेशन, टोटल 7 टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं। 2 एक्सप्रेशन और होते हैं विशेष, जैसे कि एक चैंड एक्सप्रेशन हो गया, उसको हम कल के वीडियो में देखेंगे जब हम ऑपरेटर एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस को देखेंगे। तो ये हमारा एंड ऑफ द वीडियो है आज। थैंक यू। आप इस वीडियो को देखें, समझें, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे आप नोटिफाई करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करूँगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।